हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों का? एक बार कमेंट करके बता दो कैसे हो, बढ़िया कि नहीं? फटाक से एक बार। और सभी लोग एक बार वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना दोस्तों के साथ अपने, भेज देना कि क्लास शुरू हो गई है, आ जाओ फटाक से, जल्दी से ना। और सभी लोग बताओ कि सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखो लास्ट टाइम चल रहा है, इस टाइम देखो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है, लगा लो। क्योंकि अब वही है कि जो पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन पूछा रहता है, मान लो 10 साल तक, अगर उन सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो मतलब लगभग 95% तो क्लियर है कि हाँ सब आ रहा है। और बाकी अगर एक आध दो क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो बात ही अलग है, लेकिन वो सब भी उसी टॉपिक से रहेगा, कुछ हटके नहीं रहेगा। बस क्वेश्चन अलग रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। क्या समझे ना? चलो, देखो उम्मीद करेंगे यार तुम लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे और सबकी तैयारी अच्छी होगी ना। देखो अभी तक हम लोग मतलब 3 3 चैप्टर ग्रुपिंग में इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको लगा लो और उनके करने का जो तरीका है वो दिमाग में छाप लो। ठीक है, कि अगर वो क्वेश्चन आया तो कर लेंगे हम, और अगर वैसा क्वेश्चन आया तो भी कर लेंगे हम। तो ऐसे पढ़ना है ना। तो क्या सभी लोग रेडी हो आज के लिए? आज के सेशन के लिए सभी लोग रेडी हो? आज देखो हम लोग चैप्टर 3 4 5, चैप्टर 3 4 5, नहीं 3 तो हो गया ना, 4 5 6, 4 5 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आएंगे अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उन्हें आज के लेक्चर में समझ लेना, और इतना अच्छे से समझ लेना कि आगे कभी भी वो क्वेश्चन दिखे तो फटाक से उसको हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ जाए, सोचना ना पड़े। ठीक है, और हर एक सेशन को देखा करो, कोई सेशन मिस मत किया करो, हर एक क्लास को देखा करो यार। ठीक है, अगर लाइव नहीं देख पाते हो तो कम से कम रिकॉर्डेड देख लिया करो। ठीक है, छोड़ा मत करो। जितना क्वेश्चन हम छाट छाट के लेकर आ रहे हैं, करवा रहे हैं, बस उन सब सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, देख लो कि यार हमको करने आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं आएगा तो देख लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो, उम्मीद करेंगे बात को सुने होगे, बात को समझे होगे और बात को मानोगे भी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग पहले एक बार पेन और कॉपी निकाल लो। ठीक है, सभी लोग एक बार पहले पेन और कॉपी निकालो, क्योंकि क्वेश्चन दिखाएंगे तो क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली बता दोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, पर लेकिन पहले पेन कॉपी निकालो, क्योंकि क्लास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मोबाइल को सामने रखो और सिर्फ पढ़ो। ठीक है, चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-1। ये सब पूरा लिया गया है, मतलब 5 6 तो समीकरण लिखा है ना। पूछा क्या है? पूछा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का मतलब ऐसा समीकरण जिसमें मैक्सिमम x का पावर 2 हो। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें x का घात मैक्सिमम 2 हो। अगर घात मैक्सिमम 2 है तो मतलब वो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, देखो अब आराम से है कि नहीं, फटाक से जल्दी से देख लो। तो तुम सोचो, अगर ये x+1 का होल स्क्वायर है तो यहां मिलेगा a² + b² + 2ab, मतलब इसमें x² आएगा, यहाँ पे x² आएगा, इधर केवल x रहेगा। तो मतलब इस पूरे समीकरण में अधिकतम घात x की पावर 2 है। तो मतलब यही क्या है? द्विघात समीकरण है, बस बात खत्म। बाकी सबको चेक क्या करने जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, इस x का x से गुणा होगा x² आएगा, और इधर भी x का x से गुणा होगा x² आएगा, कट जाएगा तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, वही काम देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे तुम a² + b² माइनस में 2ab करोगे तो x² कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्यूब आएगा, ये तो क्यूब है, तो क्यूब से कोई मतलब ही नहीं हमें। ठीक है, क्योंकि द्विघात है तो घात 2 होना चाहिए, तो घात 2 केवल पहले वाले में आएगा, बाकी किसी में नहीं। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा द्विघात समीकरण। बस ऐसे पहचानना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है, कुछ ज्यादा सोचना समझना नहीं है। ठीक है, और एक बार कर लिए तो हमेशा के लिए क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि x² - 1/9 = 0 तो x का मान क्या होगा? फटाक से
जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस में 1/9 बराबर 0, तो एक्स का मान क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल है, बताओ जल्दी से जल्दी से। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और सारे लोगों का आंसर सही होना चाहिए क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्या बोलेंगे देखो, अरे एक्स स्क्वायर है, इसको इस साइड कर दो, अगर माइनस में 1/9 इस साइड को तो प्लस में 9 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट में 1/9 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 का बाहर कितना आएगा, 3 आएगा, और रूट है तो प्लस माइनस आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/3। ठीक है भैया, करली में देखो 1 है तो बाहर तो 1 ही आएगा, करली में 9 है तो बाहर 3 आएगा, क्योंकि रूट है तो हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो आंसर आएगा +-3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आई? चलो आई होगी, उम्मीद करेंगे आई होगी यार ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा फटाक से? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा? गलती नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए एकदम बढ़िया से। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर नंबर वाले को एक साइड कर लेना और वेरिएबल को एक साइड कर लेना, फिर आराम से वेरिएबल का मान निकालना, मतलब एक्स का मान निकालना, देखना कितना एक्स का मान आता है भैया, और क्या। ठीक है, चलो करो जल्दी से फटाक से। देखो ये हो जाएगा 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, अब इसको इस साइड करोगे तो 9 - 5 बराबर में एक्स स्क्वायर होगा, इधर हो जाएगा 4 बराबर एक्स स्क्वायर, ये जाएगा रूट में 4 बराबर कितना एक्स, जब रूट में 4 बाहर आएगा तो आंसर कितना आएगा, +-2 बराबर एक्स, तो एक्स का मान आएगा +-2। ठीक है, बाकी कोई लोग अपना अच्छे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस ऐसे सॉल्व कर दिए रफली। ठीक है, आंसर आएगा एक्स का मान +-2। ठीक है, तो जिसका भी देखो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, वेरी गुड है, आंसर आएगा +-2 एक्स का मान। ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ फटाक से जल्दी से। देखो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा समझने वाला होगा, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल होंगे अगर तुम सारा क्लास अटेंड किए हो और कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व किए हो हर एक चैप्टर का। ठीक है, पूरा सवाल लगा के सॉल्व किए हो, गलत सही कम से कम एक बार किए हो, दोबारा उसे रिवाइज किए हो ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखो लिखा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, ठीक है, का एक हल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका एक हल दिया है -2, मतलब x बराबर -2 इसका हल है, तो जहां जहां x है वहां पे -2 रख दो और सॉल्व करो, पता कर लो कि p का मान कितना होगा जल्दी से। जहां जहां x है वहां पे -2 रख दो बस, और क्या, और फिर इसी को आराम से सॉल्व कर लो, देख लो। ये हो जाएगा 4 - 0 बराबर 0, हो जाएगा 0 - p बराबर 0, उस साइड कर दोगे तो 0 = p आ जाएगा भैया। तो p का मान कितना आ गया, 0, p का मान 0, ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर इस सवाल को अगर तुम एक बार कम से कम देख लिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, जितने क्वेश्चन है इन सबका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब क्लास खत्म हो, मतलब क्लास में तुम समझ लिए, क्लास में समझने के बाद इन सब सारे क्वेश्चन को एक बार लगाया करो, दिखा करो कि यार अब इस क्वेश्चन को हम घर पे लगा पा रहे हैं कि नहीं बिना देखे। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा जल्दी से, सिंपल है फटाक से। पहले ट्रायंगल बनाओ, बोला है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी है जिसमें ए बी 6 इतना दिया, ए सी इतना दिया, इतना दिया, बनाओ फटाक से।
रफली पहले बनाएंगे हम लोग ट्रायंगल एक, देखो एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे। सबका मान देखो, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 6√3, बी सी का मान कितना है 6 है, ए सी का मान कितना है 12 है। ठीक है, अब एंगल बी का मान पूछा है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, क्योंकि अगर एंगल पूछ दिया ना तो जाहिर सी बात है इसका आंसर 90 अंश आएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा 100%, क्योंकि भुजा के हिसाब से हम कभी एंगल का मान निकाल ही नहीं पाएंगे। और इस केस में ये ऐसा त्रिभुज होगा कि ये हमेशा पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा, और जिस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है वो एक समकोण त्रिभुज होता है। और कैसे होता है देखो समझा रहा, सुनना। अब देखो जैसे सर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे बोल दिए 90 अंश, आप कैसे पता किए? देखो हम क्या बोले कि अगर हमें तीनों भुजा का मान दिया है तो बस तुम ये चेक करो ना कि ये समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज होगा, मतलब अगर तीनों भुजा बराबर होगी तो प्रत्येक कोण 60 अंश 60 अंश 60 अंश का हो जाएगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज नहीं है तो जाहिर सी बात है ये पाइथागोरस प्रमेय पर लगेगा और ये एक समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसमें सबसे बड़ा कौन है? देखो ये 6 है, ये 6√3 है और ये 12 है, तो सबसे बड़ा ये है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यही बोलते हैं ना कि अगर कर्ण का स्क्वायर करने पर, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा हो, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर जो भी इस फॉर्मूले पे सेट होता है तो उसे बोलते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर मान लो हम इस त्रिभुज को चेक करना चाहते हैं कि जो ये त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 12 है, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, अब देखेंगे इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, अगर 144 आ जाएगा तो मतलब ये मेरा कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब आधार कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सबसे बड़ा बड़ा कर्ण होगा। और जो कर्ण के सामने होता है ना वही लंब होता है, जो कर्ण के सामने होता है वही एंगल लंब होता है। क्योंकि हमेशा ऐसे फिगर पढ़े होगे ना, फिगर ऐसे पढ़े होगे हमेशा, कर्ण यहाँ पे होता है तो यही कर्ण होता है, 90 अंश के सामने, 90 अंश के सामने 90 डिग्री, मतलब कर्ण वही चीज। तो देखो तुम 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 36 तिहाई, 36 तिहाई कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 फिर 3 से गुणा करो 3, 108 इतना आएगा। अब दोनों को प्लस कर लो, देख लो आगे इतना, उसका स्क्वायर करके दिखा दे रहे हैं हम। देखो अगर तुम 6√3 है ना, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना लिखोगे 6√3 गुणे 6√3, और 6 का गुणा होगा तो 36 हो जाएगा, और √3 का 3 से गुणा होगा तो √3 आएगा, ये गुणा करोगे तो 108 आ जाएगा, ऐसे ना। तो हम देख लिए ना कि यार इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ने पर इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये मेरा कर्ण हो गया, ये लंब आधार कुछ है उससे मतलब नहीं है, बस ये मेरा कर्ण है, और कर्ण के सामने जो होता है वही 90 अंश होता है, तो बी वाला 90 अंश आएगा। ठीक है, ये हमेशा इसी पे सेट होगा ही होगा, 100% इसी पे सेट होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में दिखा तब बस देख लेना कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर देना, बाकी जो दोनों बचेंगे ना उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना, अगर उसके बराबर आ गया तो बोल देना ये समकोण त्रिभुज है, और बड़ी वाली भुजा का सामने वाला कोण क्या होगा 90 अंश होगा, बाकी इन दोनों का नहीं बता सकते। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा फटाक से, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा फटाक से। बोला है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता क्या होगी? तो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े हैं? अगर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या पढ़े? कब हम दो त्रिभुज को बोलते हैं समरूप है? परिभाषा क्या होता है? अगर परिभाषा याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस क्या है देखो, दो त्रिभुज को समरूप कहते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। ठीक है, जब दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, तथा उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है,
तो वैसे त्रिभुजों को हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और जिनका संगत कोण बराबर हो, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो ये दोनों केस जो फॉलो करेगा उसे ही हम लोग समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो बोलेंगे उपरोक्त दोनों, ठीक है, जिसमें ये दोनों कंडीशन होता है उसे ही हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाओ। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेगा समझेंगे उसे चैप्टर 6 बहुत अच्छे से आता है। बोला है कि चित्र में, चित्र तो बनाए नहीं, चित्र चलो बना देते हैं हम, चलो चित्र बना देते हैं। एक चित्र चलो तुमको बना दिए हम। लिखा है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी क्यू है, ये पी क्यू हो गया। ठीक है, चलो एक त्रिभुज बना दिए हम ना। अब तुमसे ये बोला है कि पी क्यू और बी सी एक संबंधित 3 का अनुपात है। मतलब ये अगर 1 है, ठीक है, तो ये कितना है, 3 है। ऐसे एक संबंधित 3 का मतलब है, सोचो ऐसे कि अगर ये 1 है तो ये 3 के बराबर होगा, उसका 3 गुना, उसका 3 गुना। एक संबंधित 3 मतलब उसका 3 गुना। अब ध्यान सुनना, हमको पता है कि देखो जो त्रिभुज बनता है, जो त्रिभुज ए पी क्यू होता है ना, वो समरूप होता है त्रिभुज के, किसके, ए बी सी के। ठीक है, क्योंकि देखो एंगल एक कॉमन होता है दोनों में। ये जो एंगल पी होता है वो एंगल बी के बराबर होता है, ठीक है, और जो ये एंगल क्यू होता है वो एंगल सी के बराबर होता है। तो जो त्रिभुज बनता है ना, जो ये त्रिभुज बनता है ए पी क्यू, ये ए पी क्यू जो है ना वो ए बी सी के क्या होता है, समरूप होता है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपातिक होता है। जैसे अगर हम बोले एपी, मतलब ए से पी और ए से बी, बड़ा वाला भुजा, ठीक है, ए से क्यू और ए से सी, बड़ा वाला, और पी से क्यू और बी से सी का, इन तीनों का अनुपात बराबर होगा। और हमें देखो पी क्यू और बी सी का अनुपात कितना दिया, एक संबंधित 3, अनुपात भी दे दिया है। ठीक है, तो अब यहां से बोल सकते हैं कि मतलब सर जी अब बोल सकते हैं आप कि ए से पी ये 1 होगा और ए से बी ये कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये ए से क्यू 1 होगा और ए से सी ये पूरा कितना होगा, 3 होगा। मतलब यहां से यहां तक कितना होगा, 3 होगा। छोटा वाला, जो छोटा वाला भुजा है, जो देखो मतलब जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ऐसा समझो। और जो बड़ा वाला होगा इसका लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई 3 होगा, इसका लंबाई कितना होगा, 3 होगा, ऐसे। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या, देखो हमसे पूछा है कि एपी बटे पीबी का मान कितना होगा। हमसे क्या पूछा है कि एपी बटे पीबी का मान कितना होगा। तो देखो ए से पी, अगर तुम ए से पी देखोगे तो ए से पी तक का लंबाई कितना है, 1, तो 1 लिख दो यहां पे, बटे में, बटे में ध्यान सुनना, पी से बी। अब देखो पी से बी कितना होगा, देखो पी से बी आना है ना, देखो यहां से यहां 1 है और यहां से यहां पूरा 3 है। सोचो ये 1 मीटर का है ना, ये 1 मीटर का है और ये पूरा 3 मीटर का, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, ये कितना बचेगा, पीबी, पीबी कितना बचेगा, पीबी तो 2 आएगा ना। अरे ये इतना 1 है और यहां से यहां तक 3 है, तो अगर 3 में से 1 निकाल देंगे तो बचेगा 2, तो 2 आएगा ना, तो 2 आएगा, तो एक संबंध 2 आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, समझ में आएगी नहीं। पहले समरूप त्रिभुज है, एक संबंध 3 का अनुपात है, मतलब ये 1 तो ये 3, ये 1 तो ये 3, ये 1 तो ये 3, तो ये 1 तो ये 2 होगा, और क्या, काम खत्म, 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही करना है, ऑब्जेक्टिव सवालों को ऐसे ही करना है सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है, बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों, ध्यान से सुनना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4/9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। ये तो बहुत सिंपल है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4/9, तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बताओ। अरे पता है ना,
एरिया, मान लो अगर एरिया ऑफ ए बी सी लेते हो त्रिभुज, मतलब ऐसे पहला त्रिभुज का एरिया बटे दूसरा त्रिभुज का एरिया, ठीक है, उसकी संगत भुजा, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है ना। अरे पहले त्रिभुज, त्रिभुज पढ़ो ना, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो एरिया का जो अनुपात होता है, त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या अनुपातिक वर्गों के बराबर होता है। यहाँ पे देखो मान रखो 4/9, ये कितना आएगा, मान लो इसका भुजा 1 लिख दे, भुजा 1 अपन भुजा 2, शॉर्ट में लिख रहे हैं भैया, समझ में आ जाए। ये स्क्वायर है, ठीक है, इस साइड आएगा तो रूट बनेगा, जब इस साइड आएगा तो रूट बन जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट में 4/9। अब 4/9 निकाल लो बाहर, तो भुजा 1 हो जाएगा और भुजा 2 हो जाएगा, मतलब पहले वाले की भुजा, तो भुजा 4 का 2 आएगा, 9 का 3 आएगा, तो 2/3 आएगा। आंसर कितना आएगा, 2/3 लिखे। देखो ये संगत भुजा है, मतलब संगत भुजा पहले के संगत भुजा बटे दूसरे के संगत भुजा, ठीक है, क्योंकि पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज है, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, तो पहले वाले की संगत भुजा दूसरे की संगत भुजा, ऐसे, तो भुजा 1 भुजा 2 लिख दिए हैं। और दोनों का अनुपात कितना आएगा, 2/3, ठीक है। चलो ये बताओ, दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम 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 सेम, देखो क्षेत्रफल लिखे, मतलब पहला वाला त्रिभुज दूसरा वाला त्रिभुज का एरिया, ठीक है, क्या बनेगा, संगत भुजा संगत भुजा के अनुपात का स्क्वायर, बस। अब देखो तुम्हें क्या दिया है, क्या दिया है हमें इस सवाल में, क्या बोला है, हमें इस सवाल में क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजा 9:4 का अनुपात है, मतलब संगत भुजा का अनुपात दिया है 9:4। अब इसी का स्क्वायर कर दोगे, आंसर आएगा 9 9 81, 4 चौका 16। ऊपर 81 है तो पहले 81 आएगा फिर 16 आएगा, तो 81/16 इसका राइट आंसर होगा। 81/16 इसका राइट आंसर। बस इस फॉर्मूले को अच्छे से एकदम दिमाग में छाप लो, ठीक है। और कैसे छापोगे, प्रैक्टिस करके, और क्या, एक ही तरीका है, क्वेश्चन लगाओगे प्रैक्टिस करोगे दिमाग में छप जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं फिर, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, करो जल्दी से। बोला है x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। जब तीन पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो तुम्हें बताना है, फटाक से पता है ना। देखो अगर a1 a2 और a3 अगर तीन पद समांतर श्रेणी में है तो उनका सर्वांतर बराबर होगा, मतलब a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस में a2 के, अगर समांतर श्रेणी में है तो, क्योंकि समांतर श्रेणी है मतलब अंतर समान है, ठीक है। अब सोच लो मेरे पास तीन पद कौन दिया है, मान लो मेरा ये पहला पद है x+2 है पहला पद, ये 3x दूसरा पद और 4x+1 ये मेरा तीसरा पद, बस हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो अच्छे से, बढ़िया से करो, देखो कितना आता है, कर लो, देखो देखो ना। अरे ये मेरा a1 है, मेरा a2 है और मेरा a3 है, तो क्या बोलेंगे, a2 माइनस में कितना a1 और a3 माइनस में a2, ठीक है। सॉल्व करो तो 3x माइनस में x माइनस में 2 बराबर ये हो जाएगा x+1, ठीक है। 4x में से
3x जाएगा तो एक को x बचेगा ना, तो x + 1 हो जाएगा। अब इसे ही सॉल्व करो आराम से, देखो कितना आंसर आता है। ठीक है, ये घटाओगे 3x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। तो यहाँ पर जाएगा 2x माइनस में 2 बराबर x + 1। ठीक है, अब देखो इस x को इधर लेके आएंगे तो 2x + x हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस ये उस साइड जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा बस। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। ये जाएगा 3x बराबर 3, तो x बराबर 3/3, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। x का मान 1 होगा, अगर x का मान 1 रखोगे तो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। 3 3, अरे x का मान 1 रखेंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 1 5 हो जाएगा। अरे सही नहीं, क्या कही, एक सेकंड रुको तो, एक सेकंड रुको थोड़ा सा, कहीं मिस्टेक हो गया ना। ये घटाएंगे -x -2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे, ओहो ये मिस्टेक है ना, क्योंकि x बराबर जब 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, समांतर श्रेणी है ही नहीं। हम भी कर रहे हैं जब समांतर श्रेणी बढ़िया है तो ऐसे कैसे हो गया, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा था, और क्या, कोई दिक्कत नहीं होता है, और क्या। घटाओगे तो x आएगा और कितना आएगा, 3 आएगा, तो x बराबर 3 आएगा, ये आंसर सही है। ठीक है, x इक्वल टू 3 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो सॉरी फॉर द मिस्टेक भाई लोग, माफ कर देना, गलती हो गया एक बार, दोबारा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सही हो गया, समझ में आ गया ना कि कहाँ मिस्टेक हुआ था। ये +x है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा -x, घट जाएगा ना, तो 2x में से एक x जाएगा तो एक को x बच जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 बताओ, 11 नंबर का आंसर क्या आएगा जल्दी से, 11 नंबर का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 सही से बताना। ठीक है, बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, प्रथम पद 13 है मतलब a बराबर 13 है, सर्वांतर d का मान -4 है, और इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, n बराबर 10 है। ठीक है, तो हमें 10 पदों तक का योगफल निकालना है, बताओ कितना आएगा। योगफल का फॉर्मूला लगाओ, बताओ कितना आंसर आएगा। n पदों का योगफल, जल्दी से देखो लिख देना फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में सबका मान रखो और सॉल्व करो, बताओ 10 पदों का योगफल कितना आएगा, जल्दी से। अपनी कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है, देखो देखते मत रहो ना, अकेले हो अकेले पढ़ो। ठीक है, जितने कम लोग उतना उसका फायदा उठाओ। ठीक है, कि किसी को नहीं मिल रहा है हमको मिल रहा है, तो इसको हम पढ़ के सबसे आगे निकले। ठीक है, एग्जाम में टॉप करना है तो भैया जहां कोई नहीं वहीं जाओ और वहीं से पढ़ के टॉप करो एकदम मस्त से। बस ये कि सब कुछ तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड करेगा, कितना तुम मेहनत कर रहे हो, ये जान लो, तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो 10/2 हो जाएगा, 2 इंटू कितना होगा 13 हो जाएगा, प्लस में n का मान 10 - 1 हो जाएगा, इंटू डी का मान -4 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 13 दूना 26। ठीक है, माइनस में 4 9 36 हो जाएगा। बस कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुणे में -10, -50 आंसर आएगा। ठीक है, -50 हम लोग का आएगा आंसर ना। बस देख लो, 26 में से जाएगा 36 तो बचेगा -10। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा। बोला है कि समांतर श्रेणी 5 8 12 14 का 12वां पद ज्ञात करना, निकालो 12वां पद क्या आ जाएगा, जल्दी से। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है,
A12 निकालना है। A बराबर 5 है, D का मतलब होता है अंतर, क्या बोलोगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 8 है, तो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ए एन का जानते फॉर्मूला ना, ए एन का फॉर्मूला होता है सर जी A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। लगा दो तो हमको A12 निकालना है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा बस। तो A12 का मान कितना आ जाएगा, A का मान कितना है, A का मान 5 हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा गुणे D का मान देख लो कितना है, 3 3 बढ़ रहा है तो 3 हो जाएगा। तो 11 3 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। 38 आया सबका, देखो क्या 38 सबका आंसर आया है, जल्दी से बताओ। अगर 38 आंसर आया तो ठीक है, और अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा मिस्टेक है। अब देख लो मिस्टेक कहाँ है, क्वेश्चन का देखो पूरा सोल्यूशन यहाँ पे हम करके दिखाएं, ठीक है। अब अगर इतना करने के बाद भी थोड़ा सा मिस्टेक हो तो देख लो भैया कहाँ मिस्टेक हो रहा है। 38 आंसर आएगा, ठीक है 38। इस पे टिक मत कर देना, ये 238 लिखा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बढ़िया है, मस्त है, झकास है एकदम, लल्लन टॉप। बताओ इसका क्या आंसर आएगा जल्दी से। बोला यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखो सामान्य पद मतलब होता है जनरल पद, ठीक है, मतलब हमें एक व्यापक फॉर्मूला दिया। सोचो हमें an का मान दिया है, तो अगर हमें an का मान दिया है, एक फॉर्मूला दिया है किसी समांतर श्रेणी का पद निकालने का, तो अगर हमें पहला पद निकालना है तो n बराबर 1 रख दो, दूसरा पद निकालना है तो n बराबर 2 रख दो, और अगर तीसरा पद निकालना है तो n बराबर 3 रख दो, ठीक है। और फिर सर्वांतर निकाल लेना। सर्वांतर मतलब क्या होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दो वही सर्वांतर आएगा, या तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दो वो सर्वांतर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो निकालो A1 का मान फटाक से, कि A1 का मान कितना आएगा, A2 का मान कितना आएगा और A3 का मान कितना आएगा। पहले तो तीनों का मान निकाल लो। A1 का मतलब क्या कि n का मान 1 रखेंगे, अगर हम n का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, देखो n का मान 1 रखो तो 3 1 कम 3 5 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। n का मान 2 रखो, 3 दूना 6 6 5 11 हो जाएगा। n का मान 3 रखो, 3 3 9 9 5 14 हो जाएगा। देखो अभी पीछे किए थे 3 3 का अंतर आ रहा है, हमको लग रहा है 8 आएगा 11 आएगा 14 आएगा फिर 17 आएगा, ये हमको लग रहा है 3 3 का अंतर है, 3 3 का। घटा के देख लो 11 में से 8 गया 3 बचेगा, ठीक है। पहले तुम A1 A2 A3 निकाले, सब नहीं निकालना है, केवल 3 पद निकालेंगे काम हो जाएगा, क्योंकि 2 पद है घटाएंगे हमको सर्वांतर मिल ही जाएगा, तो क्या करेंगे बहुत सारा निकाल के 2 पद से मेरा काम हो जाता, ठीक है। बस ये याद रहे कि एक फॉर्मूला दिया है AN जनरल पद का दिया है, इससे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो पहला पद स्टार्ट करेंगे, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकालेंगे, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन एकदम है, झक्कास। करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसका अंतर समान हो। 2 पदों का अंतर घटाओ, देखो किसमें समान आता है, जिसमें समान आएगा वही समांतर श्रेणी में होगा। सोचो इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ, सबको मत करो, बस 2 पद घटाओ। अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो आंसर 2 आएगा, अगर 8 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, तो मतलब ई नहीं होगा, अंतर समान होना चाहिए। अगले पद में से जब पिछला पद घटाएं तो जो आंसर आता है उसी को बोलते हैं सर्वांतर। तो अगर हम दूसरे में से पहला घटाएं और तीसरे में से दूसरा घटाएं तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, दोनों सेम है नहीं, हटा दो, ठीक है। चलो ये देखो अगर -6 में से -10 घटाओ और ये घटाओ, देखो अगर -6 में से -10 घटाएंगे तो -6 प्लस में 10, बताओ कितना आएगा। देखो -6 है प्लस में 4 है, मतलब प्लस में 10 है, तो माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, आएगा 4, बड़ा वाला प्लस में है तो आंसर आएगा प्लस में 4, ठीक है। देखो अगर फिर -2 में से
-6 घटाएंगे तो कितना होगा, -2 प्लस में 6, माइनस प्लस से घट जाएगा, 6 से 2 आएगा 4, आंसर कितना आ जाएगा +4। ठीक है, तो सेम है, दोनों का आंसर सेम है, तो ये आंसर। अब बाकी सब चेक नहीं करना है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन हम नहीं चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमको पता है कि इन चारों में से कोई एक ही सही होगा, तो हम लाइन से कर रहे थे, तो जब हमको दूसरा वाला ही सही मिल गया तो हम आगे क्यों चेक करने जाए, नहीं करेंगे भैया, और क्या, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलो, तो आज का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम सवाल, यही सवाल आखिरी, यही सवाल अंतिम। बताओ, n पदों तक का योगफल पूछा है, बताओ कितना आंसर आएगा। बोला है 1 + 2 + 3 ... n पदों तक। और ये बात याद रहे कि प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल फॉर्मूला याद रहे कि अगर हम 1 2 3 4 5 अगर n पदों तक का योगफल निकालेंगे तो वो योगफल कितना आएगा, फटाक से बताओ जल्दी से। ठीक है, देखो a का मान कितना है, a का मान है 1। देखो अंतर कितने का, अंतर निकाल सकते हैं, अंतर में क्या निकालोगे, देखो पहला पद 1 है और अंतिम पद कौन है, l है, और इसमें कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद है, देखो 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद, n पद है, तो n बराबर कितना होगा, n हो जाएगा n पद, n बराबर n पद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमको पता है कि यार n पदों का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, ये फॉर्मूला हमको याद है इसलिए लगा रहा है ना। n मतलब पदों की संख्या, तो पदों की संख्या तो n ही है, तो n के जगह पे तो n ही रहेगा, बटे में 2 रहेगा। a मतलब क्या, पहला पद, पहला पद का मान 1 हो जाएगा, प्लस अंतिम पद का मान n है, बस आ गया आंसर। कितना हो जाएगा, लिख देंगे, इसी को लिख देंगे n, इसी को ऐसे लिखते हैं हम लोग n+1 बटे में 2, इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। बात समझेंगे, देखो ये समांतर श्रेणी है, अरे ये समांतर श्रेणी का लगा है फॉर्मूला। देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये n तक गया है, तो इसका पहला पद मतलब a बराबर 1 हो जाएगा, और इसका अंतिम पद l है, तो l बराबर n हो जाएगा, और इसमें कुल कितने पद है, मतलब कैट हुए हैं पदों की संख्या, तो n बराबर n पद हो जाएगा। अब फॉर्मूला होता है n पदों के योगफल का, ये वाला, इस वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, सिंपल रहेगा, n/2 a + l। कितने पद है, n पद, पहला पद 1, अंतिम पद l, लिख दोगे ऐसे, हो गया। ठीक है, तो आंसर आएगा n+1 बटे 2, n+1 बटे 2। ठीक है, और ये चीज डायरेक्ट भी सबको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से सभी को याद होना चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे नहीं बढ़ते भैया, बस यही सवाल आखिरी, यही सवाल अंतिम है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और सभी लोग इन सारे क्वेश्चन का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, देखो जितना पढ़ते हो सब आता है, लेकिन उसे हम लोग भूल जाते हैं, तो भूलोगे कब नहीं, जब जितना पढ़े हो इसे 24 घंटे के अंदर अंदर अगर इन सारे सवालों को एक बार फिर से देख लोगे, और जिसका सॉल्यूशन तुम्हें ना आए उसको कर लोगे, ठीक है, तो 100% दिमाग में छप जाएगा, फिर वो तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो जो भी क्लास करते हो, अगर चाहते हो कि यार ये हम कभी भूले ना, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कैसे भी करके टाइम निकाल के 20 मिनट 25 मिनट टाइम निकाल के उन सभी चीजों को एक बार पढ़ लिया करो, कि मैथ में ये पढ़े हैं तो इस मैथ में जितना पढ़े हैं केवल उतना ही रिवाइज कर लें। अगर टाइम होगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो जितना सर जी बताए हैं कम से कम उतना ही देख लें, उतना ही रिवाइज कर लें। नहीं तो यूट्यूब पे ही देख लें उसको, उसका देखो यहाँ पे 3 डॉट होगा ना, सेटिंग होगा, करोगे 3 डॉट होगा ना, उस पर क्लिक करोगे, जाओगे नीचे होगा प्ले स्पीड, उसको करोगे 2x स्पीड पे करके देख सकते हो, आराम से क्लास भी खत्म हो जाएगा, तुमको आ भी जाएगा। तो यूट्यूब से भी देख के रिवीजन कर सकते हो, नहीं तो अपने नोट से रिवीजन कर लेना, लेकिन रिवीजन कर लेना, बस हम यही कहेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, चलो बस ज्यादा नहीं बोलेंगे आज के लिए, बस चलो इतना ही है। सभी लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, सभी को टाटा, सभी लोग मस्त रहो और स्वस्थ रहो। ठीक है।